Next topic. What is the SI unit of heat? SI unit of heat is joule, and CGS unit is calorie. SI unit of heat is joule, and CGS unit is calorie. Right? जूल और कैलोरी के बीच में रिलेशन है. 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल. क्या रिलेशन है? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल. जैसे कि कन्वर्जन फैक्टर होता है ना, एसआई का सीजीएस में, सीजीएस का एसआई में. 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. कन्वर्जन फैक्टर है ना. तो वैसे कैलोरी और जूल का ये रिलेशन है. 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल. इस रिलेशन को कहाँ पूछते हैं पता है आपको लोग? आइदर फ्रीलेमेक्स से पूछेंगे एमसीक्यू में, या फिर ट्रू और फॉल्स पे पूछते हैं. बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. जूल इधर आएगा, इधर आएगा, कैलोरी इधर आएगा कि इधर आएगा. कुछ बच्चे समझते हैं 1 जूल इक्वल टू 4.18 कैलोरी. कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी गड़बड़ी में ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू करके आ जाते हैं. तो ये रिलेशन बराबर ध्यान रखो. 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल. क्लियर है? ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट समझा. आगे अब हमको डिफाइन करना है 1 कैलोरी हीट और 1 किलो कैलोरी हीट. क्या डिफाइन करना है? 1 कैलोरी हीट और 1 किलो कैलोरी हीट. किलो कैलोरी समझ में आता है ना? किलो मतलब किससे? 1000, मतलब 1 kg लेंगे हम, है ना. ठीक. अभी 1 कैलोरी हीट क्या है बराबर से समझना. मान लो हम लोगों ने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया. क्या लिया? इस 1 ग्राम ऑफ वाटर को हम हीट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. तो हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? जाहिर सी बात है, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा. तो इस 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा. तो मुझे टेम्परेचर कितना राइज करवाना है? कितना रेस करवाना है? 1 डिग्री सेल्सियस. कितना रेस करवाना है? मतलब इस 1 ग्राम ऑफ वाटर का सिर्फ 1 ही डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है. कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? अब ये जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है ना, तो वो टेम्परेचर रेंज कितना होना चाहिए? The temperature range will be from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. 1 डिग्री बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सर 1 डिग्री यहां बढ़ रहा है, ठीक है. 0 से 1 करो ना तो भी तो 1 डिग्री बढ़ रहा है. 1 से 2 करो ना तो भी तो 1 डिग्री बढ़ रहा है. 10 से 11 करो तो भी 1 डिग्री बढ़ रहा है. बट साइंटिस्ट लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 14.5 से 15.5 तक टेम्परेचर लेके जाने के लिए, जब 1 डिग्री बढ़ रहा है ना, तभी जो हीट एब्सॉर्ब की जा रही है ना, वो 1 कैलोरी आ रही है. अदर देन दिस टेम्परेचर रेंज, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब विल बी डिफरेंट फ्रॉम 1 कैलोरी. मतलब या तो 1 कैलोरी से छोटा रहेगा या फिर बड़ा रहेगा. तो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जब 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट किया गया और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया, कहां से कहां तक? 14.5 टू, तो कितना हीट एब्सॉर्ब किया? दैट मच हीट इज 1 कैलोरी. तो 1 कैलोरी हीट का डेफिनेशन क्या रहेगा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 टू 15.5 is called 1 calorie heat. The amount of energy required, कितना हीट एनर्जी लगी, कितना एनर्जी एब्सॉर्ब किया. किसने एब्सॉर्ब किया? 1 ग्राम ऑफ वाटर ने. कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? कहां से कहां तक? is called 1 calorie heat. The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius
from 14.5 to 15.5 is called 1 calorie heat. बोलो. Required to raise the temperature of is called 1 calorie. ये टेम्परेचर रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब 1 किलो कैलोरी बोलना है तो सब चीज सेम रहेगा. 1 ग्राम ऑफ वाटर के बदले में 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू, बोलो अभी, the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg of water by is called 1 kilocalorie heat. तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ मास का ही डिफरेंस है. 1 कैलोरी हीट में 1 ग्राम लिया है, 1 किलो कैलोरी हीट में 1 kg वाटर लिया है. क्लियर है? अदरवाइज द डेफिनेशन रिमेन्स है. समझा? कहाँ लिखा है डेफिनेशन? वो दिख रहा है आपको, यूनिट ऑफ हीट. उसमें फर्स्ट लाइन, द यूनिट ऑफ हीट आर जूल इन SI यूनिट एंड कैलोरी इन CGS यूनिट. ये लाइन आपको कॉपी करना है. और ये रिलेशन कहाँ लिख के दिया है उसने? वो दिख रहा है ब्लू कलर के, उसमें लास्ट में 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल. और डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 मेजर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट. और उसके बाद में क्या दिया हुआ है? 1 किलो कैलोरी हीट. क्लियर है? समझ में आया? तो ये दोनों भी डेफिनेशन लिख करके ले लेना है आपको. मार्क कर लो, लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट, डेफिनेशन लिख लो. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इस टॉपिक में 2 पार्ट है. पहला पार्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो पढ़ना है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझना है इसको प्रॉपरली. इसको समझने के लिए हम एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे. क्या करना है एक्सपेरिमेंट के अंदर? एक बीकर लेना है बड़ा सा, उस पर वाटर लेना है और इस वाटर को हीट करना है. क्या करना है? इस वाटर को कहां तक हीट करोगे? कितने डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे? ऐसी बात है, कहां तक हीट करोगे? 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे. ठीक. हीट करने के बाद इस बीकर के अंदर 3 स्पीयर डाल देंगे. क्या कर देंगे हम लोग? 3 स्पीयर डाल देंगे. ये जो स्पीयर है, तीनों भी स्पीयर 1 kg का है. तीनों भी स्पीयर क्या है? मतलब तीनों भी स्पीयर का मास सेम है. पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि एक 1 kg लिया, एक 2 kg लिया, एक 3 kg लिया. ऐसा तीनों का मास शुड बी सेम, बट तीनों का सब्सटेंसेस अलग अलग है. मतलब ये जो स्पीयर है ना, ये 1 kg का ही है, लेकिन ये आयरन का है. इसका है. जो ब्लू वाला स्पीयर है, ये 1 kg है, लेकिन ये कॉपर का है. इसका है. जो येलो वाला है, ये भी 1 kg है, बट ये लेड का है. इसका है. तो क्या किया, इस बीकर के अंदर पानी डाल दिया हुआ है और उसको हीट किया. कहां तक हीट किया? उसके बाद में ये तीनों भी स्पीयर इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है अंदर. तीनों का मास क्या है? सेम है, लेकिन तीनों भी स्पीयर अलग अलग मटेरियल के. एक आयरन का, एक कॉपर का है और एक लेड का है. अच्छा, तीनों भी स्पीयर को मान लो 10 मिनट्स के लिए रख रहे हैं हम लोग. तीनों भी स्पीयर को 10 मिनट्स के लिए रख रहे हैं इस वाटर के अंदर, बॉइलिंग वाटर के अंदर. उसके बाद क्या करना है? यहाँ आ जाओ. एक वैक्स का ट्रे लेना है. क्या लेना है? क्या होता है ये वैक्स? मतलब क्या? वो कैंडल को जब लाइट करते हैं तो उसमें से वैक्स गिरता है कि नहीं गिरता है? तो उस वैक्स का पूरा ट्रे लेना है. पूरा वैक्स ही है इसके अंदर. ठीक है. तो 10 मिनट्स तक के ये आयरन, कॉपर और लेड इस बॉइलिंग वाटर के अंदर थे. 10 मिनट्स के बाद ये तीनों भी स्पीयर को निकालना है और इस वैक्स के ट्रे में डाल देना है. क्या होगा?
नहीं होगा क्या, जब ये तीनों भी स्पीयर को मैं इस वैक्स के ट्रे में डालूंगा तो क्या होगा, हाँ वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा। जाहिर सी बात है वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इन तीनों भी स्पीयर ने इस बॉइलिंग वाटर से हीट एब्जॉर्ब किए और वो हीट जाकर के किसको दिए, वैक्स को दिए, तब जाकर के वो वैक्स क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है ना। मतलब बॉइलिंग वाटर से हीट एब्जॉर्ब किया और वैक्स के ट्रे में जाकर के हीट क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। यहां से हीट एब्जॉर्ब कर रहे और यहां से हीट रिलीज कर रहे। समझा इतना। एक और एक चीज समझना है आपको, ये वैक्स तो 100% मेल्ट होगा बिकॉज ऑफ हीट, लेकिन आयरन के केस में वैक्स ज्यादा मेल्ट होगा। आयरन के केस में वैक्स क्या होगा, ज्यादा मेल्ट होगा। लेड के केस में वैक्स कम मेल्ट होगा। लेड के केस में वैक्स क्या होगा, कम मेल्ट होगा। और कॉपर के केस में इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट समझते हो, आयरन से ज्यादा लेड से कम। तो ये चीज समझना है आपको कि आयरन के केस में आयरन ने वैक्स ज्यादा मेल्ट किया, लेड ने वैक्स कम मेल्ट किया। कॉपर इंटरमीडिएट, आयरन से ज्यादा मेल्ट किया, बट सॉरी आयरन से कम मेल्ट किया लेकिन लेड से ज्यादा मेल्ट किया। शायद मैंने इसके पहले उल्टा बोला, अच्छा ठीक। आयरन से कम मेल्ट किया हुआ है, लेड से ज्यादा मेल्ट किया, इसका मतलब है इंटरमीडिएट। तो सेकेंड चीज क्या समझना है, पहली चीज तो ये समझना है कि इस पीयर ने हीट एब्जॉर्ब किया और यहां आकर के हीट रिलीज कर दिया। दूसरी चीज क्या समझ में आई, नहीं आयरन ने ज्यादा मेल्ट किया, उससे क्या समझ में आ रहा है, मैं वो आपको वो समझा रहा। हाँ मतलब आयरन ने इस बॉइलिंग वाटर से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया, इसलिए वो ज्यादा हीट रिलीज भी कर रहा है, वेरेज लेड ने कम हीट एब्जॉर्ब किया, इसलिए वो कम हीट रिलीज भी कर पा रहा है वहां पर। दैट मीन्स डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट। सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। दैट कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझा, जो हीट करने की जो कैपेसिटी है ना, जो हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है। जैसे कि हर स्टूडेंट का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, कोई जल्दी से समझ जाता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है ना। तो उसी तरीके से डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट। दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी। किसे डिनोट करते हैं उसको, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। समझा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब, द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग is different for different materials. That capacity of absorbing heat from the surrounding is called as specific heat capacity. ये तो मैंने आपको एक थियोरेटिकल डेफिनेशन बताया जो आपको समझना है, लेकिन एग्जाम में यह डेफिनेशन नहीं लिखना है आपको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एग्जाम में कुछ अलग डेफिनेशन लिखना। अब वो डेफिनेशन क्या है, समझा मैंने अभी अब तक आपको क्या बताया। डिफरेंट स्पीयर एब्जॉर्ब डिफरेंट हीट फ्रॉम दिस वाटर, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, That's why they release different amount of heat there. आयरन ने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया इसलिए वो ज्यादा हीट रिलीज भी कर पा रहा है, ज्यादा वैक्स मेल्ट कर रहा है। लेड ने कम हीट एब्जॉर्ब किया इसलिए वो कम हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। दैट इज व्हाई डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट एंड दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। अब उसका एग्जाम में लिखने वाला डेफिनेशन कौन सा है आप समझना। हम लोगों ने 1 किलो कैलोरी हीट पढ़े अभी थोड़े दिन पहले, क्या था, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 40.5। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपको ये वाला टेम्परेचर रेंज नहीं लिखना है। अच्छा याद है हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ने से पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था।
दोनों के डेफिनेशन में डिफरेंस क्या था? द वर्ड यूनिट मास था कि नहीं था? अगेन हम लोग का यहाँ पर वर्ड क्या आ गया? स्पेसिफिक आया कि नहीं आया? तो अगेन यहाँ पर वर्ड क्या लाएंगे हम लोग? यूनिट। अब सुनना बराबर, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंसेस, यूनिट मास ऑफ अ बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टेम्परेचर रेंज नहीं बोलना है, 14.5 15.5 नहीं बोलना है, वापस बोल रहा हूं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंसेस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट एब्सॉर्ब कर रहा है वो, दैट हीट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और उसका ऐसा यूनिट है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। दिस इज ऐसा यूनिट, जूल पर यह ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होगा? जूल के बदले में कैलोरी पर केजी का ग्राम डिग्री, सीजीएस यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री, कैलोरी पर, समझा? तो ऐसा यूनिट भी लिखना है और सीजीएस यूनिट भी लिखना है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन भी लिखना है। तो डेफिनेशन आप ये ऐसा यूनिट से भी याद कर सकते हो। जूल किसका यूनिट है? हीट का। अब सुनना बराबर मैं कैसा बोल रहा हूं, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन बोल रहा हूं बाय यूजिंग दिस यूनिट। मतलब अगर यूनिट याद है ना तो आप डेफिनेशन बना सकते हो, मतलब बोल सकते हो एग्जैक्टली सेम। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास था, द वर्ड यूनिट मास का मतलब 1 kg, ये समझ लो। द वर्ड यूनिट, साइंस में जहां पर भी वर्ड यूनिट आता है ना तो 1 लेने का रहता है। क्या लेने का रहता है? 1 kg। क्या लेने का? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो वापस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी, ऐसा यूनिट है सीजीएस यूनिट। क्लियर है? पढ़ दे, ठीक है? कौन रीड करेगा जरा अच्छी तरीके से रीड कर यहाँ से? द स्फीयर, The sphere which absorbs more heat from the water will give more heat to wax. More wax will thus melt and the sphere will go deeper in the wax. It can be observed that the iron sphere goes deepest into the wax. Lead sphere goes the least and copper sphere goes to intermediate depth. This shows that for equal rise in temperature, the three spheres have absorbed different amount of heat. This means that the property which determines the amount of heat absorbed by a sphere is different for the three spheres. This property is called a specific heat capacity. यही बताया मैंने आपको, हर डिफरेंट मटेरियल है और डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ एब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये थियोरेटिकल डेफिनेशन, एग्जाम में लिखने का डेफिनेशन अभी आ रहा है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ना, ये लिखना है आपको नोटबुक में, अभी जो डेफिनेशन आ रहा है। The amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. आगे, The specific heat capacity is denoted by letter C. The SI unit of specific heat is जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस एंड द सीजीएस यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री। बहुत लोग की बुक में वो केजी आगे लिखा रहेगा, बट आप ऐसा लिख देना, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस एंड सीजीएस यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? समझ में आया क्या क्या लिखना है? समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन, उसको सी से डिनोट करते हैं, उसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। क्लियर है? तो क्या क्या डेफिनेशन बाकी है आपका लिखने का? ये टॉपिक है एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये रिलेशन 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरी। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, ड्यूरेशन सी, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट।
ये पूरा एक पेज पे आपका आ जाएगा, बराबर। नीचे टेबल में देखो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू लिखा हुआ है। कितना है वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू? 1.0 मतलब 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो मार्क करके रखो, ये भी लिखना नोट के अंदर, नोट करके। ये वैल्यू आपको याद रखना है कि सम में यूज होगा। किस पे यूज होगा? सम में। खाली वाटर का ही याद रखना है बस। कितना है वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट पार्ट। इसी के अंदर ही आगे का पार्ट क्या है ध्यान देना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आगे का पार्ट। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है। उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करते? C से डिनोट करते, है ना। उस ऑब्जेक्ट को हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। मान लेते स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। कितना था? हीट करने के बाद उसका फाइनल टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? तो व्हाट विल बी डेल्टा टी? अब आप बोलोगे डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी इज नथिंग बट राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर का मतलब कि कितना टेम्परेचर बढ़ा। कितना टेम्परेचर बढ़ा है मतलब डिफरेंस है। तो कितना टेम्परेचर बढ़ा? 20 कैसे लाया आपने? 60 माइनस मतलब T2 माइनस T2 माइनस इस 20 डिग्री। समझा डेल्टा टी का मतलब? डेल्टा टी इज नथिंग बट राइज इन, और वो हम कैसे निकालेंगे? इस केस में हम हीट क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट हीट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है कि नहीं? तो डेल्टा टी क्या होगा? राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T। तो कितना हीट हमने एब्जॉर्ब किया उसको हम डिनोट करते हैं Q से। किसे डिनोट करते हैं? तो Q इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। तो कितना हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है उसका फॉर्मूला Q इज m इंटू C इंटू डेल्टा T। क्या है फॉर्मूला? Where Q is amount of heat energy absorbed, m is mass, C is specific heat capacity, and delta T here is. तो in this case, ये केस 1 है हमारा। यहाँ पर हीट सप्लाई किया हुआ है मतलब हीट एनर्जी गेन हो रही है। हीट क्या हो रहा है? गेन। हीट गेन कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो Q का फॉर्मूला समझ में आया? व्हाट इज Q? जब मैं हीट एनर्जी दूंगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है? m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? अब मैं केस 2 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? केस 2 में हीट रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है? जैसे कि हमने देखा था कि बॉइलिंग वाटर से हीट एब्जॉर्ब किया, वैक्स स्टे में जाके हीट क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो केस 2 में हीट रिलीज हो रही है। तो अगेन ऑब्जेक्ट का मास m रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस ऑब्जेक्ट का C रहेगा। अब आप मुझे बताओ जब हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा ना। जब हीट एनर्जी रिलीज करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? ऑटोमेटिकली। मान लेते हैं हमारा T1 जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे था, कम होकर के T2 40 पे आ गया। इस पे आ गया ना। व्हाट विल बी डेल्टा टी हियर? अब यहाँ डेल्टा टी क्या होगा? राइज इन टेम्परेचर होगा क्या? अब यहाँ हम क्या बोले डेल्टा टी को? फॉल इन टेम्परेचर। फॉल इन, देखो डिनोशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। जब हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो डेल्टा टी क्या है यहाँ पर? राइज इन, और यहाँ पर जब हीट रिलीज कर रहा है
तो डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, फॉल इन, तो कितना टेम्परेचर गिर गया, 20। कैसे निकाला 20 आपने, 60 माइनस 40, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, T1 माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू, तो दोनों में डेल्टा टी का फॉर्मूला भी डिफरेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी का फॉर्मूला T2 माइनस T1, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो एट दैट टाइम Q, यहाँ पर Q क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड। तो कितना हीट एनर्जी रिलीज करेगा उसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब आप बोलोगे सर सेम फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला सेम लग रहा है लेकिन दोनों का डिनोशन अलग अलग है। M और C सेम है, M मास और C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट यहां पर Q क्या है, कितना हीट वो रिलीज कर रहा है, और यहां पर डेल्टा टी क्या है, फॉल इन टेम्परेचर। क्लियर है, समझ में आया, दोनों में डिफरेंस है या नहीं, तो ये आपको कॉपी करके लेना। तो एक पेज छोड़ दो आप, जो भी इसके पहले लिखना है वो एक पेज छोड़ करके आप ये कॉपी करो। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ना जरा, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ना, खाली वही सम करना है हम लोग को इस चैप्टर का, क्योंकि वही सम आ रहा है एग्जाम में, इस चैप्टर से ये एक ही सम ही आ रहा है और वो इसी के ऊपर ही आ रहा है, हीट गेन। पढ़ो क्वेश्चन, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी, मतलब कितना एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर रहा है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर। गिवन कितना मास है, 5 kg ऑफ वाटर लिया, मास कितना लिया, और वाटर लिया है उसने, और उसको हीट किया है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, हीट करेंगे तो कहां से कहां तक बढ़ रहा है, 20 से, तो T1 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, और T2, एंड व्हाट विल बी वाटर का स्मॉल सी, टेबल में पढ़े 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री, और पे कैलोरी मेंशन किया हुआ था, हम लोग किलो कैलोरी भी 1 ही रहता है। टू फाइंड हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब क्यों, क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। व्हाट इज क्यू का फॉर्मूला, एम तो है, सी भी है, रेडी निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें रेडी, T2 माइनस T1, व्हाट इज T2 माइनस 20, कितना हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू मास कितना है 5, C क्या है 1, रेडी कितना है 80, Q इज इक्वल टू 0, 5 8 जा, है ना, तो Q इज इक्वल टू 400, व्हाट विल बी SI यूनिट, किलो कैलोरी कैसे आया, हम लोग ने यूनिट क्या पढ़े, जूल पढ़े और कैलोरी पढ़े, SI यूनिट इज जूल एंड CGS यूनिट इज, लेकिन जब यहाँ देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोगों ने क्या लिया है, किलो कैलोरी लिया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, किलो कैलोरी, क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है। देयरफॉर लास्ट लाइन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज 400 किलो कैलोरी। क्लियर है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट, तो ये लास्ट पार्ट है बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द, और ये लास्ट ईयर एग्जाम में आगे भी गया है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज टॉपिक आया है ये वाला, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इस टॉपिक में क्या बोला गया है बराबर ध्यान देना। अगेन एक चीज, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, वी विल टेक हीट रेजिस्टेंट बॉक्स। क्या लेंगे हम लोग, हीट रेजिस्टेंट बॉक्स का मतलब क्या, कि कोई भी हीट अंदर से बाहर नहीं आएगी और बाहर वाली हीट अंदर नहीं आएगी, कोई भी हीट अंदर से बाहर नहीं आएगी और बाहर की हीट अंदर भी नहीं आएगी, उस टाइप के बॉक्स को बोलते हैं हीट रेजिस्टेंट बॉक्स।
मतलब अंदर की हीट अंदर ही रहने वाली है, बाहर नहीं आएगी, और कोई एक्स्ट्रा हीट बाहर से अंदर भी नहीं आएगी. सच काइंड ऑफ बॉक्स इज कॉल्ड एज हीट रेजिस्टेंट बॉक्स. कहाँ देखा है आपने ऐसा बॉक्स? देखा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उसी को बोलते हैं. हम लोग घर में थर्मोस यूज करते हैं चाय डालने के लिए, तो उसमें वो हीट ही रहती है ना, चाय हीट रहती है नहीं, 6 घंटे 7 घंटे हीट रहती है ना, मतलब वो हीट बाहर गई नहीं, अंदर के अंदर ही रह गई हीट. तो वो आपका एग्जाम्पल है हीट रेजिस्टेंट बॉक्स का. फिर एक ऐसा टिफिन जिसमें खाना गर्म रहता है, जो कैरी करते हैं, खाना गर्म ही रहता है ना, 5 घंटे खाना गर्म रहता है. क्यों रहता है? हीट रेजिस्टेंट बॉक्स है, अंदर की हीट बाहर नहीं आ रही. आप लोग ऐसी बॉटल भी यूज करते हो जिसमें ठंडा पानी रहता है 6 घंटे तक 10 घंटे तक, मतलब बाहर की हीट अंदर नहीं आ रही है ताकि वो पानी गर्म हो जाए जल्दी से. तो वो भी हीट रेजिस्टेंट बॉटल है. कौन सा बॉटल है वो? जिसमें पानी 10 घंटे तक ठंडा रहता है, बाहर की हीट अंदर नहीं आ रही है. तो थर्मस, फिर वो टिफिन जिसपे खाना गर्म रहता है, और जो बॉटल आप यूज करते हो ठंडे पानी का, दे आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ हीट रेजिस्टेंट बॉक्स. क्लियर है? अब इस बॉक्स पे कर क्या रहे हम लोग? एक ऑब्जेक्ट को हीट करके इस बॉक्स पे रख दे रहे. तो ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाया जाएगा? हॉट ऑब्जेक्ट. क्या कहलाया जाएगा ये? इसको हीट करके अंदर रख दिया है, हॉट ऑब्जेक्ट. इसी के साथ में एक कोल्ड ऑब्जेक्ट भी रख दिया हुआ है. अब बताओ क्या होगा? हॉट ऑब्जेक्ट भी है, कोल्ड ऑब्जेक्ट भी है, क्या होगा? सोचो क्या होगा? क्या हो गया? एक्सचेंज. क्या एक्सचेंज मतलब? बराबर. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको समझ नहीं, जो उसने समझाया, जो उसने बताया, मैं वापस से दोहराऊंगा. हम लोग एक कप में चाय लेते हैं, वो हॉट है ना, चाय के साथ हम कुछ और भी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, खाते कि नहीं? बिस्किट खाते रहेंगे. तो बिस्किट जब चाय में हम डालते हैं तो बिस्किट गर्म होते हैं कि नहीं? क्यों? हाँ, वो बिस्किट ने क्या कर लिया? हीट. स्टार्टिंग में वो गर्म थी क्या? जैसे चाय में डाल दिया उसने हीट क्या कर लिया? तो वैसे तो ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा इससे? स्पीयर ने इसके पहले जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़े, वही टॉपिक है ये भी, तो सेकेंड पार्ट है एक्चुअली में. बॉइलिंग वाटर से क्या किया उसने? हीट एब्जॉर्ब किया ना स्पीयर ने, और जाकर के वो वैक्स में क्या कर दिया उसने? हीट. तो वैसे ये तो हॉट ऑब्जेक्ट है, ये तो हीट एब्जॉर्ब करके आया है कहीं से, तो उसको रख दिया गया है. तो ये हॉट ऑब्जेक्ट हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा. क्या करेगा? जितना ये हॉट ऑब्जेक्ट हीट रिलीज करेगा, उतना ही वो हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा? गेन करेगा. जितना ये हॉट ऑब्जेक्ट हीट रिलीज कर रहा है, उतना ही हीट वो कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा? गेन करेगा. कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जा रही है ना, क्योंकि वो बॉक्स ही वैसा रखा हुआ है. तो जितना ये हॉट ऑब्जेक्ट हीट रिलीज करने वाला है, उतना ही वो कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट क्या करने वाला है? गेन करने वाला है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब ये हॉट ऑब्जेक्ट को गर्म करके यहाँ अंदर रख दिया और साथ में कोल्ड ऑब्जेक्ट रख दिया हुआ है, तो हॉट ऑब्जेक्ट हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा. तो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. वैसे ही उतना ही हीट वो कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा उसका? बढ़ेगा. तो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होने वाला है, कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होने वाला है? ऐसा कब तक चलेगा? जब तक के दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता. जब तक के दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता है? तो एट दैट टाइम जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो जितना हीट एनर्जी इस हॉट ऑब्जेक्ट ने लूज किया है, उतना ही हीट उस कोल्ड ऑब्जेक्ट ने क्या किया हुआ है? गेन किया हुआ है. तो वो स्टेटमेंट का लाइन है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट.
heat energy lost by hot object equal to heat energy gained by cold object. This is a very important principle of heat exchange. ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज की इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन एग्जाम में बोलता है कि आप सिर्फ यही मत लिखो, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके पहले भी आपको एक थोड़ा सा 2-3 लाइन का एक समरी लिखना पड़ेगा कि इस हीट रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट दोनों भी रख दिया हुआ है। तो हॉट ऑब्जेक्ट हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, एट द सेम टाइम कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट क्या करेगा, तो टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट will increase. कब तक? when both the temperature of both the object attain the same value. So in that situation, heat energy lost by hot object, hot object तो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड आएगा, heat energy lost by hot object is equal to heat energy gained by, उतना हीट एनर्जी वो कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं अंदर, और वो हीट बाहर भी नहीं जा रही है, ना ही बाहर की हीट, तो जितना ये हॉट ऑब्जेक्ट हीट रिलीज करेगा उतना ही वो कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, गेन करेगा। क्लियर है? तो वो शॉर्ट समरी आपको कितना लिखना है वो हम लोग रीड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। पढ़ो आप प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, थोड़ा जोर से पढ़ना। If heat is exchanged between a hot and a cold object, the temperature of the cold object goes on increasing due to gain of energy, and the temperature of the hot object goes on decreasing due to the loss of energy. The change in temperature continues till the temperature of both the objects attain the same value. In this process, the cold object gains heat energy and the hot object loses heat energy. If the system of both the objects is isolated from the environment by keeping it inside a heat-resistant box, meaning that the energy exchange takes place between the two objects only, then no energy can flow from inside the box or come into the box. In this situation, we get the following principle. Heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gained by the cold object. This is called as principle of the heat exchange. क्लियर है? तो आपको वो शॉर्ट समरी क्या लिखना है पता है? जो स्टार्टिंग की जो 3 लाइन है ना, वो लिखनी है आपको। मैं रीड कर रहा हूँ। इफ द हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। इन दैट सिचुएशन, heat energy lost by hot object equal to energy gained by cold object. This is called as principle of heat exchange. तो एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप इतना लिखो, खाली ये मत लिख कर आओ। ये लिख कर आओगे तो एग्जामिनर हाफ ही मार्क देगा। ये चीज कब हो रही है? जब हम हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को इरेशन बॉक्स में रखेंगे, तो जब हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, कब तक बढ़ेगा, सेम नहीं। तो इन दैट सिचुएशन ये लाइन क्लियर है? खाली ये लाइन याद नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट समरी 3 लाइन लिखने बोला है और फिर ये लिखना। क्लियर है? समझ में आया? अब ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज को या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक डिवाइस, इसको कहते हैं कैलोरीमीटर। क्या कहते हैं? मार्च 2025 का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, 2024 का फेवरेट क्वेश्चन था 1 मार्क के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने नहीं लिख कर आया था ये वाला, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सब बोल रहे थे कि सर नेम ऑब्जेक्टिव्स में आया था ये सर, सब राइट है, लेकिन ये क्या दुख हुआ है बहुत सर, इसके बारे में पता ही नहीं। कहाँ लिखा है? लास्ट लाइन, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर। उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, आपको लिखना है। The specific heat of an object can be measured using mixing method. For this purpose, calorimeter is used. उन्होंने क्वेश्चन पता है क्या पूछा था? What is the use of calorimeter? What is the use of? The calorimeter is used to find the specific heat capacity of the object by using mixing method. या फिर आपको फर्स्ट लाइन लिखना है। The specific heat of an object can be measured using mixing method. For this purpose, calorimeter is used. Clear है? तो ये आपकी लास्ट लाइन होनी चाहिए चैप्टर की। क्लियर है? और उसके पहले आप वो 2 ड्यूरेशन लिखना, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 क्लियर? चैप्टर इज डन।